Today we're going to study Karl Marx, born in 1818 and passed away in 1883. Now, the thing about Marx is कि अगरचे हम उसको as an economist पढ़ रहे हैं, but quite frankly, he is not just an economist. He's a philosopher, he's a political theorist, he's a historian, sociologist, journalist, revolutionary, many things rolled into one. And in addition to that, he was also a poet and a playwright. अब आप उसकी जीनियस का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 23 साल की उम्र पे उसने अपना PhD हासिल कर लिया था। यहाँ कोई है जो जिसकी उम्र 23 साल है, अभी आप बैचलर ही कर रहे हैं और उसने PhD भी हासिल कर लिया था। His PhD was on Greek philosophy, on looking at Epicurus and Democritus. And under the influence of Frederick Engels, जो बाद में उसका दोस्त भी बन गया, he turned towards communism. पहले उसको कुछ खास पता नहीं था socialism, communism के बारे में, मगर एंगल्स ने उसको मुतारफ़ कराया तो फिर उसके बाद he said कि I want to study this and understand it. पहले तो थोड़ा सा खिलाफ भी था इसके, मगर then he said I want to study it and understand it, and he became you could say the foremost advocate of communism in Europe. He and his friend Frederick Engels. Many of their ideas in fact were put together. तो अब रीडिंग भी आपने की है तो उसके अंदर सबसे पहले there is the preface of the critique of political economy, और उसके बाद दास कैपिटल से कई एक्सेप्ट्स आपने पढ़े। तो ये जो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रेफेस है, दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट साइटेड पैसेजेस कार्ल मार्क्स का, और इसलिए मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा हम समझ लें, क्योंकि इसमें उसका ओवरऑल फिलोसॉफिकल सिस्टम आपको समझ आता है कि हाउ ही व्यूड हिस्ट्री, एंड देन वी विल गेट टू हिज इकोनॉमिक्स एज वेल। कहता है जी, इन द सोशल प्रोडक्शन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस men inevitably enter into definite relations which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. दो टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, एक है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे समाजी ताल्लुकात बनते हैं, जब हम पैदावार के अमल में इकट्ठे हिस्सा लेते हैं तो हमारे ताल्लुकात क्या बनते हैं, कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर, फ्यूडल लॉर्ड वर्सेस सर्फ, ये सारे वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि जो आपका टेक्नोलॉजिकल लेवल है, ब्रॉडली स्पीकिंग सोसाइटी का, दैट वुड बी द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वैसी ही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हो। ये नहीं हो सकता कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बड़ी बैकवर्ड हो और इकोनॉमी बड़ी आपकी एडवांस बैठी हो, ऐसे हो नहीं सकता। पुराने ज़माने की इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिज्म नहीं पैदा होगा, सीधी सी बात है। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट फॉर कैपिटलिज्म टू कम अबाउट। द टोटलिटी ऑफ दीज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये मुआशी बुनियाद है सोसाइटी की, जो सारे इकोनॉमिक रिलेशंस को अगर आप इकट्ठा कर ले, द रियल फाउंडेशन ऑन विच अराइजेस अ लीगल एंड पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर एंड टू विच कॉरेस्पॉन्ड डेफिनेट फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो बनता है सोसाइटी का, इसी की बुनियाद पे पॉलिटिक्स भी होती है, इसी की बुनियाद पे रियासत का ढांचा भी कायम होता है, इसी की बुनियाद पे कल्चर और आइडियाज वगैरह इन्हीं की बुनियाद पे कायम होती है। अब वो कहता है द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ कंडीशंस द जनरल प्रोसेस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में अब क्या चीजें शामिल होगी? ऑल द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन। It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness. यानी कि इंसान की जो सोच है वो उसके माशी ताल्लुकात के साथ, उसके समाजी ताल्लुकात के साथ, उसके हालात के साथ जुड़ी हुई, कंडीशंस ऑफ लाइफ के साथ जुड़ी हुई। जैसी कंडीशंस ऑफ लाइफ होंगे वैसी तकरीबन सोच होगी। ऑब्वियसली इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान सोचता नहीं हाउ टू चेंज दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ, मगर जिन कंडीशंस ऑफ लाइफ को आप चेंज करने की कोशिश करें उन्हीं के बारे में सोचेंगे ना। कोई ऐसी कंडीशंस के बारे में तो नहीं सोचेंगे जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। कहता है, at a certain stage of development, the material productive forces of society come into conflict with the existing relations of production. जो productive forces हैं, जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, वो आगे बढ़ रहा होता है, मगर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसको रोक देता है। कहता है, और this merely expresses the same thing in legal terms with the property relations within the framework of which they have operated here. यानी कि relations of production और property relations एक ही चीज है। relations of production, property किस तरह से एक ही चीज है? इस सेंस में कि जिस तरह कैपिटलिस्ट और वर्कर का रिलेशन जब पैदा होगा तो ऑब्वियसली उसी के नतीजे में प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी पैदा होगी। जब फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ का एक रिलेशनशिप होगा, उसी के नतीजे में फ्यूडल प्रॉपर्टी पैदा होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर, जमीन के अंदर तो कोई ऐसी खासियत नहीं है कि वो फ्यूडल प्रॉपर्टी हो या कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी हो या किसी और किस्म की प्रॉपर्टी हो। ये हमारे ताल्लुकात हैं जिसका रिफ्लेक्स हमें प्रॉपर्टी में नजर आता है। सो कहता है अब इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम बन जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम जो वो एक पॉइंट से आगे ग्रो नहीं कर सक रहा सोसाइटी को, उस इकोनॉमी को एंड सो ऑन। तो फिर एक तजाद पैदा हो जाता है। जब ये तजाद पैदा हो जाता है, फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्सेस दीज रिलेशंस टर्न इनटू देयर फेटर्स। आसान सी बात ये है कहने की कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो स्टैग्नेट करना शुरू हो जाता है। इकोनॉमी जो आगे नहीं बढ़ रही थी, इकोनॉमिक सिस्टम जो है
वो सोसाइटी को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। पहले उसी इकोनॉमिक सिस्टम ने आगे पहुंचाया होता है, वही इकोनॉमिक सिस्टम जो है मजीद आगे डेवलपमेंट से रोक रहा होता है। देन बिगिंस एन ईरा ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, इसमें फिर इनकलाब शुरू होते हैं। द चेंजेस इन द इकोनॉमिक फाउंडेशन लेड सूनर और लेटर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल इमेंस सुपरस्ट्रक्चर, यानी कि जब फिर ये रेवोल्यूशन सोशल रेवोल्यूशन होता है तो उसे इकोनॉमिक बेस भी चेंज हो जाता है और पूरा सुपरस्ट्रक्चर भी चेंज होता है, इंसान की पॉलिटिक्स भी चेंज होती है, स्टेट के तरीकाकार चेंज हो जाते हैं। पहले अगर फ्यूडल किस्म की मोनार्कीज थी तो अब बूर्जुआ रिपब्लिक्स पैदा हो जाएंगे एंड सो ऑन। In studying such transformations, it is always necessary to distinguish between the material transformation of the economic conditions of production, which can be determined with the precision of natural science. यानी जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं, साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम डेटा शेटा हम उसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं। मगर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, एंड द लीगल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल, इन शॉर्ट आइडियोलॉजिकल फॉर्म्स इन विच मैन बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट इट आउट, यानी कि लड़ाई कई दफ़ा उनकी माशी होती है मगर उनके तसव्वुर में कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स होते हैं, सो सो फोर्थ। असल में ये इसके अंडरनीथ जो चीज़ होती है वो इकोनॉमिक लड़ाई ही होती है। सो दे बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर वे। तो कहते हैं इन दोनों को अलग-अलग देखना चाहिए और अलग समझना चाहिए। इकोनॉमी को तो हम बड़ा साइंटिफिकली समझ सकते हैं, दूसरी चीज़ थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है और उसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेशन भी चाहिए। So how do we view history? Just as one does not judge an individual by what he thinks about himself, so one cannot judge such a period of transformation by its own consciousness. But on the contrary, this consciousness must be explained from the contradictions of material life. बड़ा important phrase है कि अगर हम ये पढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो लोग लड़ रहे थे, वो कह रहे थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट इनफ कि आप बस उनकी कॉन्शियसनेस उसमें रख दें और कहें कि यार वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। एक्चुअली समझना ये है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो नारा लगा उसके पीछे कौन से तबकात थे, कौन सी क्लासेस थी, कौन सी सोशल फोर्सेस थी और वो क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये नारा या दूसरा नारा या तीसरा नारा अडॉप्ट किया या प्रोग्राम या आइडियोलॉजी अडॉप्ट की। That's how you have to approach history from the conflict existing between the social forces of production and the relations of production. यानी inevitably आपको ये देखना होगा कि सोसाइटी के अंदर कौन सी वो फोर्सेस हैं जो आपस में लड़ रही हैं और उन फोर्सेस का असल मसला क्या है, तजाद क्या है, और वो आपको अक्सर और बेशतर इकोनॉमी में मिलेगा। Now the tasks of history, वो कहता है no social order is ever destroyed before all the productive forces for which it is sufficient have been developed, and new superior relations of production never replace older ones before the material conditions for their existence have matured within the framework of the old society. यानी कि वो कहता है mankind thus inevitably sets itself only such tasks as it is able to solve. यानी कि ये जो पीरियड होता है ना सोशल रेवोल्यूशंस का, ये सोशल रेवोल्यूशन का पीरियड डेवलप ही तब होता है जब पुराना सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका हो और वो आगे ग्रो ना कर रहा हो और नए सिस्टम की कोई ना कोई शूट्स डेवलप ना हो गई हो, यानी कि लोगों को ये नजर आ रहा हो कि इस मसले का इस तरह से हल किया जा सकता है। यानी जब पुराना सिस्टम खराब हो जाए और आपको नजर आ रहा हो कि नए सिस्टम की जरूरत है, तब जो है सोसाइटी एक्सपीरियंस करती है ये सोशल रेवोल्यूशंस एंड सो ऑन। अदरवाइज सोसाइटी कहती है अच्छा वाला निज़ाम चल रहा है, क्या जरूरत पड़ी हम उसको ओवरथ्रो करें और कोई नया निज़ाम ले आए। तो कहता है मैनकाइंड thus inevitably sets itself only such tasks as it is able to solve, since closer examination will always show that the problem itself arises only when the material conditions for its solutions are already present or at least in the course of formation. यानी कि आपको कुछ नजर आ रहा होगा ना कि यार ये कैपिटलिस्ट सिस्टम इस तरह से ठीक नहीं, अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये बेहतर हो जाएगा, तो तब ही आप उस निज़ाम को चैलेंज करना शुरू करेंगे। इंडिविजुअली हो सकता है आप कहें कि भाई मैं डायोजेनिस की तरह रहना चाहता हूँ, बट इज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एज अ होल, द प्रोसेसेस ऑफ हिस्ट्री एज अ होल, कि तारीख में इंसान तभी एक सिस्टम को चेंज करता है जब उसको ये फील होता है, या सोसाइटीज तभी उस निज़ाम को चेंज करती है जब उनको फील होता है कि ये निज़ाम अब नाकारा हो चुका है, यूजलेस हो चुका है, और उनको नजर आ रहा होता है कि कोई और चीज़ है जो हम कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन उनको नजर आ रहा होता है, तभी वो उसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि वी कैन टेक हिस्ट्री और उसको ब्रॉड आउटलाइंस में हम डिवाइड कर सकते हैं कई स्टेजेस में, इपॉक्स में। पहला है एशियाटिक स्टेज, ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि ही इज रिफरिंग हियर ऑफ कोर्स टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, द इंडस सिविलाइजेशन एंड सो ऑन। कहता है एशिया के अंदर सबसे पहले ही वो रियासतें और वो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन शुरू हुई। सिविलाइजेशन से मतलब ये कि सिटी लाइफ शुरू हुई और रियासत शुरू हुई एंड सो ऑन। फिर कहता है एंशंट, एंशंट से मुराद है ऑफ कोर्स ग्रेको रोमन, ग्रीस और रोमन सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। फिर कहता है फ्यूडल, फ्यूडल से उसकी मुराद ये है कि जो फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के बाद से जो नया निज़ाम मिडीवल पीरियड, मिडीवल यूरोप के अंदर पैदा हुआ, जो जिसका सेंटर बेसिकली फ्रांस था, उसको हम मिडीवल हिस्ट्री कहते हैं, उसको हम फ्यूडल पीरियड कहते हैं। और अब फाइनली मॉडर्न बूर्जुआ यानी कि कैपिटलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी डेजिग्नेटेड एज
epochs marking progress in the economic development of society. यानी कि ये मार्कर्स आप पैदा कर सकते हैं, तारीख को इस तरह से आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. The bourgeois mode of production is the last antagonistic form of the social process of production. Antagonistic not in the sense of individual antagonism, but of an antagonism that emanates from the individual social conditions of existence. यानी कि ये ऐसा आखिरी निज़ाम है जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान का इस्तेहसाल करता है. इसके बाद जो निज़ाम होगा उसके अंदर ये जो क्लास ऑपरेशन, क्लास एंटेगनिज्म है, कि एक क्लास ऑफ पीपल इज एक्सप्लॉइटिंग अनदर क्लास ऑफ पीपल, ये खत्म हो जाएगा. So this is the last of the class antagonistic systems. But the productive forces developing within bourgeois society create and also the material conditions for a solution of this antagonism. यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी खुद ही वो प्री रेक्विजिट्स पैदा कर रही है जिसके नतीजे में कैपिटलिज्म भी खत्म होगा और वो तारीख का हिस्सा, इंसान की तारीख का हिस्सा जिसमें एक तबका दूसरे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, ये भी खत्म होगा. और इसके नतीजे में द प्री हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अकॉर्डिंगली क्लोजेस विद दिस सोशल फॉर्मेशन. अब गौर करें कि वो प्री हिस्ट्री इसको बोल रहा है, ये नहीं कह रहा दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हेगल जो एक तरह से इसका उस्ताद था, नॉट डायरेक्टली बट ही यूज्ड टू रीड हेगल, उससे इसका इख्तलाफ ही ये हुआ कि उसने ये कहा कि हेगल एज व्हेन हेगल सेड द एंड ऑफ हिस्ट्री, तो मार्क्स ने कहा ये क्या बोगी मारी. उसने कहा नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं, एंड ऑफ प्री हिस्ट्री है. प्री हिस्ट्री से मतलब ये है कि ये हमारी इंसानियत की इमैच्योर पीरियड ऑफ हिस्ट्री है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कुछ लोग जो है दूसरे लोगों को ब्रूटली एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये पीरियड इसके बाद खत्म होने को जा रहा है जो कैपिटलिस्ट पीरियड है. तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रेजल ऑफ हिस्ट्री. और ये आप देख सकते हैं बड़ा फेमस पाकिस्तानी फिलोसोफर, जब मेरा ख्याल है वो 18-19 साल का था, तो कार्ल मार्क्स की कब्र पे वो पहुंचा हुआ था, जहाँ पे उसने कहा मार्क्स बाबे मैं भी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर मार्क्स एंड फिलोसफी, व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट योर एज, ठीक है ना. तो आई जस्ट थॉट आई पुट दैट इन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फन. अब हम आते हैं जी दास कैपिटल की तरफ, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ अहम किताब है और बहुत ही गहरी किताब है, और उसको समझने में भी मतलब कई दिहाइयाँ गुजर जाती हैं, फिर जाके समझ आती है कि अच्छा यहाँ क्या रहा है पापा, ठीक है ना. इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड बुक इन माय ओपिनियन. उसको पढ़ने के बाद ही मुझे तो ऐसे फील हुआ था, I took a course called History of Economic Thought. It was a fantastic course. We studied 5 books in it. Bradley Bateman मेरा प्रोफेसर था, very sweet guy, very knowledgeable as well. तो उसके साथ जब मैंने ये कोर्स किया तो उसके बाद मैंने कहा कि मैंने तो दास कैपिटल और पढ़नी है, जितनी आपने मुझे पढ़ाई उससे मैंने पूरी कवर टू कवर पढ़नी है. तो देन आई डिड एन इंडिपेंडेंट स्टडी विद हिम, जिसमें हर हफ्ते मैं उसके दफ्तर आता था और फिर मैं 2 चैप्टर पढ़ के आता था, या कभी बार 3-4 अगर चैप्टर छोटे हैं, और फिर मैं उनसे डिस्कस करता था कि क्या मुझे इसमें से समझ आई है बात. तो यकीन करो कि वो जब मैंने इंडिपेंडेंट स्टडी ख़त्म की, एक सेमेस्टर में दास कैपिटल वॉल्यूम 1 ख़त्म किया, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी इंटेलेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर गई, क्योंकि वो इतनी मुश्किल किताब थी, उसको समझना इतना टाइम लगा, इतना एफर्ट लगा उसको इवन पढ़ने में, कि उसके नतीजे में आई फेल्ट लाइक आई ग्रू एज अ इन टर्म्स ऑफ माय इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. तो आए देखते हैं मार्क्स जो है वो किस तरह से जो क्लासिकल स्कूल है उसको किस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके फिर क्या नए नतीजे में पहुंचता है. सबसे पहले तो वो यूज वैल्यू की बात करता है. यूटिलिटी और यूज वैल्यू एक ही चीज है मार्क्स के लिए, कोई फर्क नहीं. कहता है यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम द फिजिकल क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, यानी कि इसकी यूटिलिटी इस चीज में है कि ये को काम कर सकती है. कॉफी की यूटिलिटी इस चीज में है कि मुझे वो कैफीन भी देती है और आई लाइक द फ्लेवर और व्हाटएवर द केस इज. उसकी फिजिकल क्वालिटी से उसकी यूटिलिटी जुड़ी हुई है. मगर एक्सचेंज वैल्यू जो है वो उसकी फिजिकल क्वालिटी से नहीं जुड़ी हुई, इस सेंस में कि इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ 2 कमोडिटीज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स यूज वैल्यू. उसमें जब हम एक्सचेंज वैल्यू को देखते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये कमोडिटी और ये कमोडिटी किस रेशियो में एक्सचेंज करेंगे. इट डजंट मैटर कि उनकी यूजफुलनेस क्या है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए, हमें कंसर्न क्या है. हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो यूजफुल नहीं है, मगर ये कि हमारा कंसर्न ये है कि वो किस क्वांटिटी में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ. जबकि जब हम यूटिलिटी को देख रहे थे तो हम उसकी क्वालिटी देख रहे थे, जब हम एक्सचेंज वैल्यू को देख रहे हैं तो हम उसकी क्वांटिटी देख रहे हैं, किस क्वांटिटी में वो एक्सचेंज कर रहे हैं. ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं. सो एक्सचेंज वैल्यू इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज. अब वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की आर्ग्यूमेंट देता है जो बड़ी दिलचस्प भी है, लॉजिकली डिडक्टिवली मुझे बिल्कुल दुरुस्त भी लगती है. कहता है एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट बेस्ड ऑन यूटिलिटी बट रिप्रेजेंट समथिंग कॉमन टू बोथ. वो कहते हैं क्योंकि देखो ये 2 कमोडिटीज जो इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं कि मैच करें. एक चीज कुड बी अ सर्विस एंड द अदर थिंग कुड बी something made of plastic, a third could be made of wood, another thing could be made of something else could be land, yet they're all exchangeable with each other. Without having any physical properties in common, things can be exchangeable for each other. How is that possible? There has to be something in common which allows us to compare one commodity to another. So what is that one common thing
which allows us to compare and to create this relationship of exchange value. He says, we put out of sight both the useful character of the various kinds of labor embodied in them and the concrete forms of that labor. There is nothing left. अगर हम इसमें से ये निकाल दें कि उसमें से मुझे क्या फायदा है, और ये भी निकाल दें कि उसको किस तरह से बनाया गया, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ लेबर क्या था जिसमें वो पैदा हुई चीज, अगर ये दोनों चीजों से एब्स्ट्रैक्ट कर दें, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये कि उनको जरा निगलेक्ट, उसको जरा इग्नोर कर दें और सिर्फ देखें कि इसका रिलेशन कैसे कायम हुआ एक्सचेंज का, there is nothing left but what is common to them all. And what is that? All are reduced to one and the same sort of labor, human labor in the abstract. So that is what is common to these commodities, that they are all the products of human labor in the abstract. अब abstract से क्या मतलब है उसकी मतलब ये है कि मैं किसी specific type of human labor की बात नहीं कर रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ या डॉक्टर होने की बात कर रहा हूँ या मैं स्पिनर या वीवर होने की बात कर रहा हूँ या ब्रिकलेयर होने की बात कर रहा हूँ. But human labor in the abstract means whatever kind of labor there is, that is being somehow or the other looked at in relation to each other. अब वो कहते हैं जी हाउ कैन यू डू दैट, कैसे आप ह्यूमन लेबर को देख सकते हैं और एक डिफरेंट किस्म का ह्यूमन लेबर, वहां एक और किस्म का ह्यूमन लेबर, और उनको आप इक्वेट कर रहे हैं. इसके लिए आप ये करते हैं जिसको कहता है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम. लेबर को कैसे आप जज करेंगे, कितना लेबर है, कहता है विद टाइम. टाइम इज द मेजर ऑफ लेबर. आपको याद होगा कि क्लासिकल स्कूल के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी कि लेबर को कैसे मेजर करेंगे. तो स्मिथ ने कहा कि कौन में मेजर कर दो, रिकार्डो ने कहा कि नहीं कौन में मेजर नहीं हो सकता, ये तो मेजर ही नहीं हो सकता, सारा रिलेटिव है. तो मार्क्स ने जवाब दिया टाइम में मेजर होता है. बट कौन सा टाइम, कहता है नॉट एनी टाइम, बिकॉज फिर तो लेजी बंदा जो है वो कहेगा मैंने तो बड़ा लेबर किया, क्योंकि वो जो चीज 5 मिनट में होनी थी मैं 5 घंटे में करूं तो मैं कहूंगा कि मैंने तो बहुत ज्यादा लेबर किया. तो कहता है द लेबर टाइम सोशली नेसेसरी इज दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल under the normal conditions of production and with the average degree of skill and intensity prevalent at that time. यानी कि अगर मैं एवरेज स्किल और इंटेंसिटी से काम करूं तो इस काम में कितना टाइम लगेगा मुझे. फर्ज करें कि मैं आपको ये कहता हूं कि 2 पेज थॉट पेपर लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि आपने ग्रेड मेकअप करना है जो भी, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपको कितना ऑन एवरेज कितना लेबर टाइम लगेगा एक टिपिकल लम्स के स्टूडेंट को, अगर वो एवरेज इंटेंसिटी पे और स्किल में काम करे तो मेरे अंदाजे में चलो उसको 2-3 घंटे लग जाएंगे पढ़ने में और फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको लिखने में. तो 3-4 घंटे मुझे अंदाजा होता है कि भाई उसको लेबर करना पड़ेगा. तो वो सोचेगा वो 4 घंटे लेबर करने के लिए 2 घंटे की क्लास में अटेंड कर लेता हूँ तो क्लास में आ जाए, ठीक है ना. तो इस तरह से वो कहता है एवरेज लेबर एवरेज कंडीशंस में देखना है. हेंस वैल्यू इज द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी. अब आप ये देखें कि उसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और उसने टाइम में मेजर किया, मगर टाइम को उसने कहा कि एवरेज स्पीड पे काम करते हुए, एवरेज स्किल और इंटेंसिटी से काम करते हुए, दो कमोडिटीज के अंदर जो सोशली नेसेसरी लेबर टाइम है वो जब इक्वेट होता है तो वो उनकी वैल्यू, ठीक है. अब दिस इज अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ लुकिंग एट द वैल्यू एज द फाउंडेशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू, प्रिसाइसली बिकॉज उसने ये नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम. यानी कि ऑन एवरेज अगर आपको 1 घंटा लगता है वो काम करने में और आपको 2 घंटे लगते हैं कोई और काम करने में, तो आपकी 2 कमोडिटीज उसके 1 कमोडिटी के बराबर होंगी. क्योंकि हो सकता है कि आपने वो 4 घंटे में काम किया, हो सकता है आपने 3 दिन में वो किया, बट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि सोसाइटी में एवरेज टाइम लगना चाहिए था आपको 1 घंटा. आप वो 2 घंटे लगाते हैं तो दैट्स योर लॉस, नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है. तो ये उसने इंट्रोड्यूस किया. कहता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जब बढ़ती है, the more productive the labor, the less the socially necessary labor time to produce a commodity. जैसे जैसे आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ती जाती है सोसाइटी की, तो वैसे वैसे आपको वही काम करने में कम टाइम लगना चाहिए. मिसाल के तौर पे पहले अगर वो पिन बनाते थे हम, जिस तरह स्मिथ ने एग्जांपल दी कि हम पिन बनाते हैं तो एक ही बंदा जो है वो पिन बनाने में काम कर रहा है. अब जब डिवीजन ऑफ लेबर हो गई तो क्या हुआ कि वो पिन फैक्ट्री पहले से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है. जब वो पहले से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो कर गई. जब हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो कर गई है तो इसका मतलब है जो एवरेज लेबर टाइम, अगर पूरी सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी ग्रो की है तो जो एवरेज लेबर टाइम है जो उस पिन बनाने में लगता है वो कम हो गया. तो देयरफॉर हमें समझ ये आया कि द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली एज द क्वांटिटी एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्टिवनेस ऑफ द लेबर इनकॉर्पोरेटेड इन इट, ठीक है. सो जैसे प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, वैल्यू उसकी कम हो जाएगी. कम वक्त में अब ज्यादा पैदावार कर लेंगे, ठीक है. और सो अगेन क्लैरिफाई कर दूं कि कमोडिटी के अंदर जितना ज्यादा लेबर टाइम एसएनएलटी लगेगा उतनी वो महंगी होगी.
मगर जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उस लेबर की, उतनी ही उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। वैल्यू कम होना अच्छी चीज है। कम वैल्यू होने से मतलब नहीं वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ गई है, कम टाइम में आपने ज्यादा चीज पैदा की। दैट्स व्हाट प्रोडक्टिविटी मींस। नाउ देयर आर सम लूज एंड्स दैट ही टाइज एट दिस पैसेज। ही सेज देयर कैन बी यूज वैल्यू विदाउट हैविंग वैल्यू। ऐसी बहुत सारी चीजें जो यूटिलिटी देती हैं मगर वो इंसान की पैदावार पैदा करदा नहीं है। जिस तरह अगर मैं यहाँ नेचर में जाके बैठ जाऊं तो मुझे बड़ी यूटिलिटी मिलेगी, इतने अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू सूंघूंगा और स्मोक फ्री एयर भी होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मगर क्या ये कमोडिटी है? कहता है नहीं, इसकी यूज वैल्यू है मगर इसकी कोई वैल्यू नहीं। अ थिंग कैन बी यूजफुल एंड अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर विदाउट बीइंग अ कमोडिटी। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने कोई काम से चीज बनाई है, उसकी यूटिलिटी भी है मगर फिर भी वो कमोडिटी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट में नहीं भेजी। दैट इज व्हेन अ थिंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर अ मार्केट। मैंने एक्सचेंज करने के लिए बनाई नहीं, मैंने अपने लिए बनाई, मैंने खुद ही काम किया, खुद ही कोई अपने लिए जूता बना लिया या अपने लिए गिटार बना लिया, मैंने बेचा ही नहीं। अगर बेचा ही नहीं तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू ही नहीं हुई क्योंकि मार्केट में ही नहीं गया, तो इट्स नॉट अ कमोडिटी। एंड ऑल्सो नथिंग कैन हैव वैल्यू विदाउट हैविंग यूटिलिटी। कि अगर किसी चीज में यूटिलिटी होगी तो उसके ऊपर उसमें वैल्यू होगी और एक्सचेंज वैल्यू लिहाजा होगी। अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है तो वो आप बेच भी नहीं सकते, किसी को वो फायदा भी नहीं देता। और हम यही कहेंगे इफ द थिंग इज यूजलेस सो इज द लेबर कंटेन्ड इन इट, द लेबर डज नॉट काउंट एज लेबर एंड देयरफॉर क्रिएट्स नो वैल्यू। तो इसलिए अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसका किसी को फायदा ही कोई नहीं है, जैसे कि मेरे ये बेचारे लेक्चर्स हैं, तो तो बहरहाल उसका मतलब ये कि आपका लेबर जो है वो यूजलेस। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू लिंक वैल्यू टू एक्सचेंज वैल्यू, नॉट यूज वैल्यू। यूज वैल्यू इज सेइंग yes, things are useful, but for him use value does not exist as a quantitative relation. So let me explain this quickly. आपको याद होगा कि आपने इकोनॉमिक्स में, या शायद आपको पता ही होगा कि आप इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं यूटिल्स वाला, राइट, जिसको मैं बहुत तनकीद करता रहा हूँ थ्रू आउट द कोर्स बेस मोर और लेस। ठीक है, मार्क्स के लिए ये कोई कॉन्सेप्ट है ही। मार्क्स ये कहता है कि दिस इज अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। यू कैन नॉट कंपेयर वन thing of one utility with a thing of another utility. Like Marx would deny that you can compare quality time with your parents or children with chocolate. He says he हो नहीं सकता, ये वो totally different quality की चीज है और ये totally different quality की चीज। Yes, something has to have the quality of being useful to us in order for us to go and buy it, but you cannot compare two things in terms of utility that they give you. He says ये experiment बेकार है। जो बेंथम का सारा मॉडल है कि two things can be compared in terms of the utility they give us, he doesn't get into that debate at all, because देखो ना, वो शुरू में ये कह देता है utility of a commodity is owing to its physical property. ये देखो, it derives from the physical quality of a commodity. ठीक है, तो और हर चीज की फिजिकल क्वालिटी और दूसरी फिजिकल एक्चुअली मैंने लिखा है, ठीक है, it derives from the quality of the commodity is what he's saying. So it's a qualitative expression. So it's not a quantitative, it cannot be quantified as such. Attempts to do that will only remain highly theoretical and can never actually, you can never actually do it. तो पूरी उस चीज को उसने एक तरह से बाईपास ही कर दिया। उसने कहा ये एक्सरसाइज ही बेकार है। एंड आई फ्रेंकली अग्री विद इट। जल्दी से दोबारा समरी कर देता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मार्क्स भी यूटिलिटी को देखता है मगर उस तरह से नहीं देखता जिस तरह यूटिलिटेरियंस देखते हैं। किस तरह से देखता है? वो कहता है ये एक क्वालिटी है चीज की, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं, मां सवाए इतने की अगर कोई चीज की कोई यूजफुल नहीं होगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं, मगर उसके अलावा इसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं। आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप प्राइस फिर भी उतनी ही अदा कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत बुरी लगती है, डजंट मैटर। आपको नहीं भी चाहिए तब भी जब आप खरीदेंगे तो आप उसकी एक प्राइस अदा करेंगे। वो जो प्राइस है, यानी वो जो एक्सचेंज वैल्यू है, वो किस तरह डिटरमिन होती है? वो कहता है कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू कमोडिटीज, और ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है इस तरह से कायम होती है कि उन दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज है उसको हम मेजर करती है सोसाइटी कि इसमें कितना है, कौन सा है। वो कॉमन चीज क्या है? बहुत अरसे से लोग कह रहे थे लेबर है। बहुत अरसे से, एरिस्टोटल के जमाने से लोग कह रहे थे जितना आपने लेबर किया वैसे जितना मैंने लेबर किया। तो हम देखेंगे कि मैंने उतनी ही चीज आपको देनी है जितनी कि मुझे आपसे जब मिलती है चीज तो मेरा लेबर और आपका लेबर बराबर हो। कितनी देर से हम ये बात कह रहे हैं, मगर मार्क्स ने उसको और सोफिस्टिकेटेड किया कि उसने एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट जस्ट लेबर, बिकॉज वो क्लैरिटी नहीं पैदा होती उससे कि ज्यादा कम किस तरह मेजर करेंगे। तो उसने कहा इट्स लेबर इज मेजर्ड इन सोशली नेसेसरी लेबर टाइम, कि वक्त कितना लगाया है, मगर वक्त एट एवरेज स्पीड, विद एवरेज स्किल।
इससे पता चलेगा कि आपने कितना एफर्ट किया उस चीज़ पे वर्सेस मैंने कितना एफर्ट किया, और फिर हम चाहेंगे कि जितना मैंने एफर्ट किया और जितना आपने एफर्ट किया वो एफर्ट्स बराबर होने चाहिए, अदरवाइज मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे चलते हैं। अब लेट्स नेक्स्ट सब्जेक्ट ये है कि अब हमें समझ आ गया कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स कमोडिटीज किस तरह एक्सचेंज करती हैं, बट वी नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट कमोडिटीज, वी एक्सचेंज इंटरेस्टेड इन कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म जो है वो कहता है 16वीं सदी में शुरू हुआ, और शुरू तब हुआ जबकि कॉमर्स और ट्रेड शुरू हुआ। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैपिटल। और इनफैक्ट कैपिटल की पहली शक्ल भी यही है कि इट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी एज मनी। ही सेज मनी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। नाउ ऑब्वियसली यहां पे ही इज डिफरिंग फ्रॉम द अदर इकोनॉमिस्ट जो कि कैटल को भी कैपिटल समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं था, अगरचे वो लफ्ज हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराने जमाने के अंदर जो बंदा जिसने टूल किया वो भी कैपिटल है, और जिसने एब्स्टिनेंस की वो भी कैपिटल। कहता है नो, दिस इज रॉन्ग। 16वीं सदी में कैपिटलिज्म शुरू हुआ ट्रेड के साथ, और मनी वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब मनी जब पैदा होता है, ट्रेड जब पैदा होती है, तो वो कहता है वी टॉक अबाउट द सर्किट ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। ये क्या होता है? ये है कि मेरे पास एक कमोडिटी है, मैं मार्केट में जाता हूं और मैं उस कमोडिटी को बेचता हूं, उसमें से मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, और उन पैसों से फिर मैं कोई और कमोडिटी ले खरीदता हूं। जो कमोडिटी मैं मार्केट लेकर जाता हूं बेचने के लिए, ऑब्वियसली मुझे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं, अदरवाइज मैं उसको बेचूंगा नहीं। हो सकता है कि मैं जूते बनाने वाला हूं और मैंने जूते बनाए हैं और मेरे पास घर में बड़े जूते पड़े हैं, मुझे उन जूतों की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे लेट से खाना चाहिए। ठीक है, तो मैं मार्केट जाऊंगा, मैं कहूंगा जूते रखूंगा, कोई बंदा आएगा उसको वो जूते चाहिए, वो जूते खरीदेगा। किस बुनियाद पे खरीदेगा? कि जो मैंने उस पर लेबर डाला है उसको असेस करेगा, उसकी बुनियाद पे कहेगा मैं इतने पैसे दूंगा, मैं कहूँगा इतने दूंगा, वगैरह वगैरह कर करके उसकी एक्सचेंज वैल्यू तय होगी और वो चीज़ जो है वो बिकेगी। जब वो चीज़ वो बिकेगी, मेरे पास अब क्या आ गए? पैसे। उसने मुझे पैसे दे दिए, उन पैसों से जाके फिर मैं वो चीज़ खरीदूंगा जिसके लिए जो मुझे चाहिए, जो दैट सेटिस्फाइज माई वांट्स, जिसके लिए जिस कमोडिटी में के हवाले से मुझे कोई यूटिलिटी है। As soon as the circuit is finished, the value in circulation drops out of circulation. ठीक है? So यानी कि जैसे ये सर्किट खत्म होता है, मुझे वो कमोडिटी मिल जाती है जो मुझे चाहिए थी, मुझे वो खाना मिल गया, तो वो सर्किट खत्म हो गया। अब मैं खाना घर लेके जाऊंगा और मैं खाना खा लूंगा, एंड दैट्स इट। वो जो वैल्यू चल रही थी, वैल्यू चेंज चल रही थी CMC के थ्रू, वो टर्मिनेट हो जाती। ठीक है? अब सर्किट ऑफ कैपिटल में क्या होता है? सर्किट ऑफ कैपिटल में पहले मेरे पास पैसे होते हैं, उससे मैं कोई कमोडिटी खरीदता हूं, और उसके बाद वो मैं कमोडिटी बेचता हूं, और मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे आ जाते हैं। पहले मेरे पास M थे, अब मेरे पास M प्राइम पैसे आ जाते हैं। कैपिटलिज्म का मकसद ये है कि आई स्टार्ट विद सम मनी, I do something with it, I buy a bunch of things with it, then I sell those bunch of things, and then I end up with more money than I started out. That's the purpose, right? To make money. So the purpose of capital is to make more money, more exchange values. और M prime is equal to M plus delta M. अभी जो डेल्टा M है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको वो नाम दे देता है सरप्लस वैल्यू। वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू पैदा हुई है, जिसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, हम रेंट भी कह सकते हैं, वो कैसे पैदा हुई? This is the central question that Marx is trying to address. This circuit begins again, and hence the circulation of capital has no limit. एक दफा मेरे पास M प्राइम आ जाए तो M प्राइम से भी मैं कमोडिटीज खरीद के M डबल प्राइम में उसको चेंज कर सकता हूं। तो यानी कि अनलाइक द सर्किट ऑफ commodities, the circuit of capital is unlimited. It does not necessarily stop. Okay. कहता है बड़े फेमस पैसेज में कि the capitalist is a rational miser. कहता है this boundless greed after riches, यही कैपिटलिज्म का मकसद है कि भाई मैं अमीर हो जाऊं. This passionate chase after exchange value is common to the capitalist and the miser. माइजर जो होता है ना, वो क्या कहता है कि मैं सारे पैसे अपने पास समेट के रख लूं. कहता है कैपिटलिस्ट और माइजर दोनों इस हवाले से हैं कि भाई मुझे पैसे ज्यादा मेरे पास हों. बट while the miser is merely a capitalist gone mad, ठीक है, the capitalist is a rational miser. What is this rational miser? कहता है the never ending augmentation of exchange value which the miser strives after by seeking to save his money from circulation. माइजर तो ये कोशिश करता है ना कि मेरे पैसे सर्कुलेट ना हो, मेरे पास ही रहें. तो कैपिटलिस्ट क्या करता है? is attained by the more acute capitalist, होता था अक्लमंद है, by constantly throwing it afresh into circulation. कैपिटलिस्ट उलट करता है, वो पैसे उसके पास आते हैं, वो फिर उसको सर्कुलेट करता है, फिर सर्कुलेट करता है, फिर सर्कुलेट करता है. क्यों सर्कुलेट करता है? कि वो प्रॉफिट उसमें से कमाए, प्रॉफिट उसमें. So the capitalist is the rational miser, and actually the capitalist is able to make a lot more money than a miser is. So what is this capital? अगर हम कैपिटल के सर्किट की तरफ देखें तो पहले कैपिटल मनी है, फिर वो कमोडिटीज बन गया, फिर वो मनी बन गया.
So capital starts as money, then becomes commodities, then becomes money again. Money and commodities, therefore, are mere forms. Capital can switch from money into commodities, back into money, back into commodities, back into money, back into commodities. So what is constant between all of them? Value. Value is the active factor in the process, in a process of expansion. जब कैपिटलिज्म का सर्किट पैदा होता है तो उसमें एक वैल्यू है जो फॉर्म चेंज करती रहती है. कभी वो पैसे की शक्ल में होती है, कभी वो एसेट्स की शक्ल में होती है, कभी वो कमोडिटीज की शक्ल में, वगैरह वगैरह, मगर वो वैल्यू कॉन्स्टेंटली चलती रहती है उसके अंदर. मिसाल तौर पे मैं इसीलिए ये भी कह सकता हूं कि माय टोटल कैपिटल एसेट्स आर एक्स. अब वो मनी में भी हो सकते हैं और वो कमोडिटीज में भी हो सकते हैं, वो लैंड में भी हो सकते हैं, और चीजों में भी हो सकते हैं. तो वैल्यू इज द एक्टिव फैक्टर, और वो क्या कर रहा है? वैल्यू वो बढ़ता चला जा रहा है. कैपिटल लेज गोल्डन एग्स, यानी कि कैपिटल ने अपने आप को अक्यूमुलेट करना है, बढ़ाना है. कैसे? वैल्यू देयरफॉर नाउ बिकम्स वैल्यू इन प्रोसेस, मनी इन प्रोसेस, एंड एज सच कैपिटल. सो जब मनी इन प्रोसेस शुरू होता है, यानी वैल्यू इन प्रोसेस शुरू होता है इस मकसद से कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे, लेज गोल्डन एग्स, बढ़ता चला जाए, दैट रियली इज कैपिटल. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल. तो वो जब हम कह रहे थे ना एब्स्टिनेंस इज कैपिटल, एंड जब हम कह रहे थे कि जी वो जिसने टूल बना लिया वो भी कैपिटल है, और जिसने बेचारा पानी दूसरों को दे रहा है वो भी कैपिटलिस्ट बन गया, कह रहे दिस इज ऑल नॉनसेंस. ये दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन, नॉट एन एक्यूरेट वे एंड साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. दिस इज द एक्यूरेट वे. अब पैराडॉक्स एक पैदा हो गया, दिलचस्प किस्म की बात पैदा होगी कि इफ द कैपिटलिस्ट बाइज ऑल थिंग्स एट देयर वैल्यू. गौर से सुनने वाली बात है, ठीक है, यही आपके क्विज का क्वेश्चन भी था. इफ द कैपिटलिस्ट बाइज एवरीथिंग एट वैल्यू, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम मैं पूरी पूरी दे रहा हूं, चीट नहीं कर रहा किसी को, ठीक है. आपने 10 घंटे लेबर डाला, मैं 10 घंटे के लेबर बराबर आपको पैसे दूंगा, जो भी आपने चीज बनाई है. एंड सेल्स देम एट देयर वैल्यू, और मैं बेचूंगा भी जब वो चीज तो टोटली वैल्यू पे बेचूंगा, मैं कोई फ्रॉड नहीं करूंगा किसी के साथ. जितना उसमें लेबर पावर लगी है, जितनी उसमें सोशली नेसेसरी लेबर टाइम लगा है, उतने की ही बेचूंगा. हाउ डज ही एंड अप विद अ सरप्लस वैल्यू? ये असल सवाल है. अगर हर बंदे को मैंने उसके पूरे पूरे लेबर के पैसे दिए तो फिर मेरे पास सरप्लस कैसे बच जाएगा? अब ये आप गौर करें कि कई जगह रिकार्डो और स्मिथ जब लिख रहे थे तो कई जगह ये कंफ्यूजन नजर आती है उनकी राइटिंग की, जो मैंने पूरी तरह खोली नहीं, इलेबोरेट शायद नहीं की, कहीं कहीं हिंट मैंने मारी कि कहीं कहीं वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जो लेबर है वही वैल्यू अगर कमोडिटी की है, फिर भी कैपिटलिस्ट पैसे बना रहा है, लेबर को पूरे पैसे नहीं मिल रहे, मगर लेबर को पैसे मिल भी रहे हैं, वैल्यू पे आप लेबर भी खरीद रहे हैं, मगर येट आपके पास प्रॉफिट भी है. तो ये कंफ्यूजन सी क्लासिकल इकोनॉमिक्स में थी. ये एक पैराडॉक्स था, एक बहुत बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन था. नाउ मार्क्स सॉल्व दिस रिडल. हाउ डिड ही सॉल्व इट? ही सेड फॉर सरप्लस वैल्यू द कैपिटलिस्ट मस्ट बाय अ कमोडिटी दैट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू. कोई ऐसी चीज खरीदनी पड़ेगी मुझे अपने पैसे से जो मैं अपनी उसकी वैल्यू पे खरीदूंगा, मगर वो वैल्यू पैदा करेगी, वैल्यू एडिशन करेगी. वैल्यू एडिशन जब होगी तो तब सरप्लस वैल्यू पैदा होगी. अब वो क्या चीज है? वो है लेबर पावर. लेबर पावर क्या है जी? लेबर और लेबर पावर में क्या फर्क है? द वैल्यू ऑफ लेबर पावर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लेबर. पहली बात तो आप ये समझ जाए, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं. जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसने लेबर पावर और लेबर को सेपरेट नहीं किया. हर जगह वो ऐसे बात करते हैं जैसे दोनों टर्म्स एक ही हैं, मगर मार्क्स कह रहा है दे आर नॉट द सेम थिंग. व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज, एक तरफ है वैल्यू ऑफ लेबर पावर विल बी द सबसिस्टेंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिप्लेसमेंट, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास. यानी वैल्यू ऑफ लेबर पावर इज द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ लेबरर. आपको प्रोड्यूस करने के लिए जो सोशली नेसेसरी लेबर टाइम लगा है, दैट इज योर वैल्यू. मगर आप जो 1 घंटे, 1 दिहाड़ी, 1 साल, 1 जिंदगी में प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फार ओवर एंड अबव व्हाट इट टेक्स टू प्रोड्यूस यू. दोनों चीजों में फर्क है. मुझे पैदा करने में जो वैल्यू लगी वो और है, और मैं जो आगे वैल्यू पैदा कर सकता हूं वो और है. मुझे पैदा करने में जो वैल्यू लगी है उसको कहते हैं लेबर पावर. यानी कि मुझे पैदा करने में क्या वैल्यू लगी होगी? ऑब्वियसली खाना पीना मुझे देना होगा, ठीक है, मुझे छत चाहिए होगी, यू नो, हाउसिंग हो, व्हाटएवर, ठीक है. मेरी ट्रेनिंग और एजुकेशन पे बहुत पैसा लगा है, बहुत ज्यादा पैसा लगा, तो बहुत इतना पैसा लगा है कि कभी कभार मैं सोचता हूँ तो मुझे जो है ना हॉल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बैचलर्स भी अमेरिका से किया, फिर मैंने मास्टर्स यूके से किया, फिर मैंने पीएचडी भी यूके से की. शुक्र है बीच में मुझे स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज स्पेंट ऑन मेकिंग मी
a professor is ridiculous. Okay, nobody should have to spend that much money, but anyway, so that is the value. और फिर obviously मेरी रिप्लेसमेंट के लिए भी वो इतने पैसे, मुझे इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि ये ना हो कि भाई एक जिंदगी के बाद आगे PhD ही को ना बचे. ऐसे तो नहीं हो सकता. Marx says the race of the workers must continue. The category of workers must continue. By race he doesn't mean physical race, he means the category of workers must continue. So जिस तरह मशीन को आप डिप्रिसिएशन पे करते हैं, इसी तरह लेबरर भी एक मशीन समझ लें, उसकी डिप्रिसिएशन भी आपको पे करनी. So this is what it takes to produce labor. और what is the value of labor? This is the socially necessary labor time जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूं. अब मुझे एक PhD को प्रोड्यूस करने में अगर इतने पैसे लगे हैं, फर्ज कर लें, कोई मोटा मोटा अमाउंट ले लें आप, रिडिकुलस डॉलर्स में अमाउंट रख लें आप जहन में, ठीक है, तो एक PhD अपनी जिंदगी में फिर कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा? उतनी ही करेगा जितनी वैल्यू उसको बनाने में लगी है? नो, उससे काफी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ लेबर इज द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लेबर. और इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, यानी लेबर पावर और लेबर के दरमियान जो फर्क है, दैट इज सरप्लस वैल्यू. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लेबर, यानी कि व्हाट द वर्कर प्रोड्यूसेस, एंड द वैल्यू ऑफ लेबर पावर, व्हाट इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ वर्कर. लेबर माइनस लेबर पावर इज इक्वल टू व्हाट? सरप्लस वैल्यू. हाँ जी. सो अब कैपिटलिस्ट तो बड़ा अपसेट हो गया. वो कह रहा है, देखो शक्ल भी उसकी बन गई, फोन पे चीखे मारा है, कह रहा है बट व्हाट अबाउट द रॉ मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर. वो कहता है ये तो मैंने बनाया. इजंट सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ इज द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी टू बी रिजॉल्व्ड इन SNLT अलोन? ठीक है, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई आपने ये ज्यूम कर लिया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से. जब वो निकलना चाहते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई ठीक है, माना कि इसमें कुछ लेबर के पैसे लगे हैं, मगर और पैसे भी तो लगे हैं ना, जो चीजें इसमें रॉ मटेरियल्स और ये वो सब कुछ लगा. तो मार्क्स जवाब देता है, कहता है द लेबर कंटेन्ड इन द रॉ मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर कैन बी ट्रीटेड just as if it were labor expended in an earlier stage of the spinning process before the labor of actual spinning commenced. So it's just like इसमें जो रॉ मटेरियल गया है वो बेसिकली आप इसी तरह उसको समझें कि जैसे कि वो एक सेपरेट पहले प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है, और उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले, और वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट्स ऑल. इट्स जस्ट मींस दैट इट्स अर्लियर लेबर जो उस पर लगा हुआ है, और फिर उसके बाद आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं जो आप रॉ मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन बना रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स, ऑल द कॉस्ट्स can basically be broken down into labor alone. Okay, तो अब मार्क्स ने ये कहकर वो पैराडॉक्स हल कर दिया जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का था, कि प्री मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लेबर एंड लेबर पावर. और क्योंकि उन्होंने ये डिफरेंशिएशन नहीं की, तो वो असल में ऑरिजिन्स ऑफ सरप्लस वैल्यू को नहीं समझ सके. हालांकि सम ऑफ देम केम वेरी वेरी क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग इट. फॉर एग्जांपल, स्मिथ बड़ा डिसाइसिवली कहता है कि सरप्लस वैल्यू या प्रॉफिट जो है, which is one type of surplus value, is not because of the labor of the capitalist, because it depends on the amount of capital advanced, not on the work of the capitalist, etc. So, but what Marx demonstrated is that profit ho ya rent ho ya interest ho, all of this is surplus value, is based on the exploitation of the working class. This is the central thing he established through this scientific study, और जिसकी वजह से उसके बाद से कभी मार्क्स को माफी नहीं दी गई. कैपिटलिस्ट ने तो कम से कम कभी माफी नहीं दी कि भाई ये तुमने बात क्यों कही. आगे चलते हैं. तो मार्क्स ने अब ये पैराडॉक्स हल कर दिया, मगर ये बिलियनियर कह रहा है ये क्या ज्यादती है. आई सप्लाइड द कैपिटल. कहता है, कैन द लेबरर मेयरली विद हिज आर्म्स एंड लेग्स प्रोड्यूस कमोडिटीज आउट ऑफ नथिंग? खुद बना के दिखाओ मुझे. अगर मैं ना होता तो कोई चीज ना बनती. डिड आई नॉट सप्लाई हिम विद द मटेरियल्स बाय मींस ऑफ which and which alone his labor could be embodied, and as the greater part of society consists of such never-do-wells, have I not rendered society incalculable service by my instruments of production, my cotton and my spindle, and not only society, but the laborer also, whom in addition I have provided with the necessaries of life? Usko job diya. And am I to be allowed nothing in return for all of this service, says the capitalist? Mainu ki milega, main kam kita hai bhai, main bhi te entrepreneur hai वगैरह. तो मार्क्स जवाब देता, वो फिर कहता है, have I not myself not worked? Have I not performed the labor of superintendence and of overlooking the spinner? ये देखो इलॉन मस्क कह रहा है ट्विटर के स्टाफ को. And does not this labor too create value? His overlooker and his manager try to hide their smiles. कहता है मार्क्स. क्या जवाब देता है मगर मार्क्स? कहता है, the value of labor power and the value which the labor power creates in the labor process, यानी एक तरफ है लेबर पावर की वैल्यू, दूसरी तरफ है लेबर जो वैल्यू पैदा करता है, are two entirely different magnitudes.
एक बराबर नहीं है. एंड दिस डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज was what the capitalist had in view when he was purchasing the labor power. ओए होए होए भाई, आप कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें शयान, अगर आप मेरे पास आते हैं नौकरी के लिए, मैं कैपिटलिस्ट हूं और आप कहते हैं सर मैं तो 50,000 रुपए से कम काम नहीं करूंगा, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मैं ये कैलकुलेट करूंगा अगर इसको मैं 50,000 रुपए की नौकरी देता हूं तो ये 1,00,000 रुपए की पैदावार करके देता है कि नहीं करके, अदरवाइज मैं इसको नौकरी थोड़ी दूंगा. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट रियली. दैट्स व्हाट द कैपिटलिस्ट इज लुकिंग एट. What really influenced him, says Marx, was the specific use value which this commodity possesses. No other commodity has that. Okay, raw materials don't have this quality कि वो खुद से वैल्यू जनरेट करेंगे. सिर्फ लेबर जो है वो, या लेबर पावर जो है वो ऐसी कमोडिटी है जो कि वैल्यू एडिशन कर सकती है. कहता है तो उसकी स्पेसिफिक यूज वैल्यू, उसकी यूटिलिटी क्या है, लेबरर की यूटिलिटी क्या है कि वो वैल्यू ऐड करता है, of being a source not only of value but of more value than it has itself. यानी लेबरर की क्वालिटी ही ये है, उसकी एक यूटिलिटी ही ये है कि जितना कॉस्ट करता है एक लेबरर को बनाने में, उससे ज्यादा वो लेबरर प्रोड्यूस कर सकता है. और यही क्वालिटी कैपिटलिस्ट को चाहिए, इसी वजह से वो उसको लेबरर को हायर करता है, वो भी जो बड़ा स्किल्ड लेबरर हो और वो भी जो अनस्किल्ड लेबरर हो. हर कैटेगरी ऑफ लेबर से उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि सरप्लस एक्सट्रैक्ट करना. तो कैपिटलिस्ट अब ये सरप्लस कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? चलो मैंने शयान को कहा कि ठीक है मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, मगर आगे क्या होता है? कहता है फर्स्ट द लेबरर वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट टू whom his labor belongs. एक दफा मैंने आपको तनख्वाह दे दी, अब आपका लेबर और वो टाइम आपका नहीं है, वो मेरा है, मैंने खरीद लिया आपसे. सेकंड, द प्रोडक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड नॉट दैट ऑफ द लेबरर. और उस टाइम में जो भी आप पैदा करेंगे वो आपका नहीं है, वो मेरा है. तो वो मार्क्स कहता है अब जो कैपिटलिस्ट है, इफ ही डज नॉट वांट टू बी कोट ऑन कोट ही सेज चीटेड, तो वो इंश्योर करेगा कि शयान को अगर मैंने 50,000 रुपए दिए इस महीने के, तो 1,00,000 रुपए इसने पैदावार करके देनी. और वो कैसे इंश्योर करेगा? वो ऐसे इंश्योर करेगा कि हो सकता है 15 दिनों के अंदर, मैं इसको दिन में भी देख सकता हूं या महीने में देख सकता हूं, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है वो सैलरी पेशा लोग हैं तो महीने में देखते हैं. 15 दिनों के अंदर हो सकता है शयान 50,000 रुपए की पैदावार कर दे. अगर अब इसने 50,000 रुपए की पैदावार 15 दिनों में कर दी है, अब आगे मजीद जो अगले 15 दिन ये काम करेगा वो होगी सरप्लस वैल्यू, वो मेरा मुनाफा बनेगी. पहले इसने सिर्फ जो पैदावार शुरू में की है, इट्स जस्ट इनफ टू पे फॉर हिज ओन लेबर पावर, एंड नाउ आई नीड दैट सरप्लस प्रोडक्शन. ही हैज टू वर्क दैट एक्स्ट्रा टाइम फॉर मी. ऑफ कोर्स मैं इसको तोड़, एक दिन में भी तोड़ सकता हूं, मैं घंटे में भी तोड़ सकता हूं, वगैरह वगैरह, कि एक घंटे में मैं तोड़ लूंगा कि अच्छा आधा घंटा तूने जो पैदावार करके दी है, इट वाज जस्ट इनफ टू पे फॉर योर सैलरी, अब मजीद पैदावार करके दोगे तो मैं मुनाफा कमाऊंगा. सो ही हैज टू मेक हिम वर्क हार्डर. एंड दैट्स व्हाई यू सी दैट बॉसेस आर ऑफन screaming at workers. Why are they often screaming at workers? They're not, or they're putting pressure on workers. They're not putting pressure on workers, etc., because they're, you know, just like that as people. They become like that as people, maybe, but they do it because they have to get that surplus value out of you. That's why you see in work this constant pressure, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो. अच्छा जी, अब देखो जैसे जैसे कैपिटलिज्म पैदा होता चला जाता है, ग्रो करता जाता है, कैपिटल ग्रो करता जाता है, तो वो और मजीद को अपने लोगों को अपने लपेट में लेता चला जाता है. यानी कि वो उस तबके को बढ़ाता चला जाता है जिसको हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं. मार्क्स लिखता है द रिप्रोडक्शन ऑफ अ मास ऑफ लेबर पावर व्हिच मस्ट incessantly reincorporate itself with capital for that capital's self-expansion, which cannot get free from capital and whose enslavement to capital is only concealed by the variety of individual capitalists to whom it sells itself. This reproduction of labor power forms, in fact, an essential of the reproduction of capital itself. Accumulation of capital is therefore increase of the proletariat. जैसे जैसे कैपिटल एक्यूमुलेट करेगा वो और मजीद लोगों को अपने लपेट में लेगा कि ये भी मेरे लिए काम करे, 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 ये भी मेरे लिए काम करे. और वो जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता उनको कंपटीशन में बीट आउट करना शुरू कर देगा. अच्छा जी, अब थोड़ी सी टेक्निकल किस्म की बातें. एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के अंदर थोड़ी सी फॉर्मूलाज भी सीख लेते हैं. अब देखें जो कैपिटल है उसके दो हिस्से हैं. एक हिस्सा है कांस्टेंट कैपिटल, एक हिस्सा है वेरिएबल कैपिटल. जिस तरह आपको याद होगा कि स्मिथ ने भी फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल की बात की, मगर स्मिथ के लिए वो बिल्कुल, और रिकार्डो ने भी बात की, मगर स्मिथ और रिकार्डो का बिल्कुल और तस्वर है. मार्क्स उसको मजीद होन करता है और ज्यादा केयरफुली समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो कह देते हैं टाइम के हिसाब से है, जो कैपिटल फंसा हुआ है वो टाइम के हिसाब से वो फिक्स कैपिटल है, जो नहीं फंसा हुआ वो नहीं है.
but that makes no sense because that's again a quantitative relationship rather than a qualitative. कहता है कांस्टेंट कैपिटल वो है जिससे आप वो तमाम चीजें खरीदते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, लैंड हो, कोई भी चीज हो जो कि नेचर से ताल्लुक रखती है और जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी, जिसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ज़राए पैदावार. और दूसरी साइड है वेरिएबल कैपिटल. वेरिएबल कैपिटल वो पैसे हैं जिससे आप लेबर पावर को खरीदते हैं. ठीक है, तो कोई भी फैक्ट्री हो उसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में कि जो कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है लेबर को खरीद रहा है और चीजें खरीद रहा है. ठीक है, तो जो लेबर को खरीद रहा है वो क्या है, वेरिएबल कैपिटल, और जो बाकी रॉ मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, ये वो रेंट, लैंड, शैंड जो भी कर रहा है, दैट्स कांस्टेंट कैपिटल. व्हाई डज ही कॉल दिस कांस्टेंट एंड दिस वेरिएबल? ही कॉल्स दिस कांस्टेंट बिकॉज ही सेज कि इसमें जो ऑलरेडी वैल्यू है, जो पहले से कोई लेबरर डाल चुका है एसएनएलटी, वो कांस्टेंट लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू द फाइनल कमोडिटी. वो वैल्यू ऐड नहीं करेगी. और जो वेरिएबल कैपिटल है वहां से वैल्यू एडिशन होगी. तो वो जो चीज जो महंगी हो जाती है, जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा 1 लाख रुपए का, लेबर खरीदा 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए आपने खर्चा किया, मगर जब आपने मार्केट में गए तो वो 3 लाख रुपए की चीज बिकी. ये जो 1 लाख रुपए बढ़ी है उसकी वैल्यू, ये बढ़ी है बिकॉज ऑफ वेरिएबल कैपिटल जो आपने लेबर पावर खरीदी. इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो वो एक और टर्म बनाता है कॉल्ड द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, व्हिच इज C डिवाइड बाय V. यानी कितना हिस्सा कांस्टेंट कैपिटल में जा रहा है और कितने हिस्से से आप लेबर पावर खरीद रहे हैं. ये डिफरेंशिएशन वो पैदा करते हैं. दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट वॉच व्हाट हैपेंस. कहता है जब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ग्रो करती है, इट ओनली ग्रोज एज मोर एंड मोर मशीन्स रिप्लेस ह्यूमन लेबर. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर जब डेवलप होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जब डेवलप होंगे, तभी ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी. प्रोडक्टिविटी तो हिस्ट्री में ग्रो कर रही है, कैपिटलिज्म में तो फिनोमिनल रेट पे ग्रो कर रही है. तो ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो C है वो बढ़ेगा और जो V है वो कम होगा. मोर एंड मोर मशीनरी कम्स इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सो द कैपिटलिस्ट हैज टू स्पेंड a larger proportion of their capital on machinery and such things and a smaller proportion, relatively speaking, on labor power. पुराने जमाने के अंदर जब कारखानों में लोग छोटे छोटे काम करते थे तो मशीनरी ना होने के बराबर होती, तो ज्यादातर पैसे, हो सकता है 80% पैसे आपके लेबर को खरीदने में जा रहे थे. मगर अब आप अगर ऑटोमोबाइल वो जो रोबोटिक प्रोडक्शन, AI प्रोडक्शन को देखें तो वहां लेबरर्स जो हो सकता है 100 भी नहीं काम कर रहे और वो इतनी पैदावार करके दे रहे हैं जिसके हद हिसाब कोई नहीं. सो द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल इज मूविंग इन फेवर ऑफ मशीनरी. ठीक है, सो organic composition of capital keeps rising. C over V keeps rising because V keeps falling, C keeps rising in terms of proportion. ठीक है, अब जब ये होता है कि C और V इस तरह से जो है ना, उसमें V गिर रहा है और C बढ़ रहा है relatively speaking, तो कहता है कि गौर करें आप कि only variable capital determines demand for labor, employment. अब सारे इकोनॉमिस्ट अब तक कह रहे थे, रिकार्डो बशमूल, इतना इंटेलिजेंट हालांकि वो बंदा है, उसने फिर भी उसमें थोड़ी सी की, मगर मैल्थूस के जमाने से सारे कह रहे थे कि कैपिटल ग्रो, वो उसने भी जेम्स मिल ने भी ये लिखा कि कैपिटल ग्रो करेगा तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी. याद है ना आपको, हर बंदा ही तकरीबन ये कह रहा था. मार्क्स कहता है नहीं, ऐसे नहीं है. क्यों ऐसे नहीं है? बिकॉज ओनली वन पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्म्स द पार्ट दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांडिंग लेबर. यानी कि जब वेरिएबल कैपिटल ग्रो करेगा तब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी. हेंस ग्रोथ ऑफ कैपिटल डज नॉट नेसेसरली कीप पेस विद पॉपुलेशन. क्या होता है, लिखता है इट इज कैपिटलिस्टिक accumulation itself that constantly produces in the direct ratio of its own energy and extent a relatively redundant population of laborers. That is a population of greater extent than suffices for the average needs of the self expansion of capital and therefore a surplus population. ये सरप्लस पॉपुलेशन मिस्टर मैल्थूस इस वजह से पैदा नहीं हुई कि सबसिस्टेंस कम थी. नो, ये सरप्लस पॉपुलेशन इस वजह से पैदा हुई कि सरमाए की जरूरत नहीं थी कि वो खरीदे उन लेबरर्स को. वो सरप्लस थे इन व्हाट सेंस? नॉट इन द सेंस कि पैदावार कम थी, बट इन द सेंस कि कैपिटल को जरूरत ही नहीं थी कि वो खरीदे, उन्होंने मशीनरी लगा ली थी वहां पे. तो इट इज नॉट दैट सबसिस्टेंस डज नॉट कीप पेस विद पॉपुलेशन, जैसे मैल्थूस भाईजान ने कहा. गलत कह रहे. रादर it is that growth of variable capital does not keep pace with population. That's one side of capital. On that side of capital is constantly reducing. So what does that create? It creates this massive level of unemployment, massive surplus population, जिसको आप कहते हैं उन्होंने बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर दिए. असल में बच्चे ज्यादा नहीं पैदा किए, आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे.
The laboring population therefore produces, along with the accumulation of capital produced by it, the means by which itself is made relatively superfluous, is turned into a relative surplus population. यानी जो लोग काम कर रहे होते हैं, कैपिटलिज्म पैदा करते हैं, कैपिटल पैदा करते हैं, एक तरह से वो कंडीशंस भी पैदा कर रहे हैं जिसके नतीजे में वो खुद ही सरप्लस पॉपुलेशन बन जाते हैं. एंड इट डज दिस टू एन ऑलवेज इंक्रीजिंग एक्सटेंट. ये बढ़ता रहता है. This is a law of population peculiar to the capitalist mode of production. यानी अगर आपने पॉपुलेशन को समझना है तो आपको ये बात समझनी होगी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर अपना एक लॉ ऑफ पॉपुलेशन है. वो कोई जनरल लॉ नहीं है जिस तरह माल्थूस भाईजान ने बना दिया. कहता है, and in fact every special historic mode of production has its own special laws of population. पॉपुलेशन कैसे एक्सपैंड करती, कैसे एक्सपैंड नहीं करती, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम. हर जगह खैर एन एब्स्ट्रैक्ट लॉ ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पूरी तारीख पे लागू कर सके, एग्जिस्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ओनली इन सो फार एज मैन हैज नॉट इंटरफियर्ड विद देम, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट. इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमिन करेगा कि पॉपुलेशन कैसे एक्सपैंड करती, कितनी करती है, कितनी नहीं करती, सरप्लस कौन होगा, कितने होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, क्यों. और कैपिटलिज्म में क्या है मामला? कहता है कैपिटलिज्म स्पिन्स ऑफ अ मैस ऑफ ह्यूमन मटेरियल ऑलवेज रेडी फॉर एक्सप्लॉयटेशन. ऑटोमेटिकली पैदा करता है समथिंग कॉल्ड द डिस्पोजेबल इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी. एक फौज पैदा करता है पूरी, जो रिजर्व फौज है, जो डायरेक्टली नहीं लड़ी भी, पीछे खड़ी हुई है. और वो क्या करता है? कहता है द वेरिंग फेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल साइकिल रिक्रूट द सरप्लस पॉपुलेशन एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक एजेंट्स ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन. यानी कि जब ये बूम आता है तो ये सरप्लस पॉपुलेशन सारी एम्प्लॉय हो जाती, धड़ाधड़ फिर पैदावार शुरू होती. और जब ये पैदावार शुरू होती है और धड़ाधड़ पैदावार शुरू होती है और बिक भी रही होती है, उसी के नतीजे में बाद में फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं. और जब ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सारे अनएम्प्लॉय हो जाते हैं. और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, साइकिल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. कहते हैं ये कैपिटलिज्म की वजह से, कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये अल्लाह ताला ने नहीं पैदा कर दी, या ये कुदरत की वजह से नहीं पैदा हुई, ये कैपिटलिज्म के अपने डायनामिक्स की वजह से. और कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं जी? We manufacturers do what we can for you, whilst we are increasing that capital on which you must subsist, and you must do the rest by accommodating your numbers to the means of subsistence. वो उल्टा ये कहते हैं बच्चे कम पैदा करो. ठीक है? Actually, capitalist system is unable to provide for people. That's what's really going on. कहता है even जब वेरिएबल कैपिटल ग्रो कर रहा होता है, उससे भी जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए. क्यों? कहता है the number of laborers commanded by capital may remain the same or even fall while the variable capital increases. मतलब वेरिएबल कैपिटल अब बढ़ रहा है, मगर वो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट फिर भी नहीं बढ़ेगी. क्यों? जरूरी नहीं कि बढ़े, बढ़ भी सकती है मगर जरूरी नहीं. कहते हैं दिस इज द केस इफ द इंडिविजुअल लेबरर यील्ड्स मोर लेबर एंड देयरफॉर हिज वेजेस इंक्रीज, एंड दिस ऑल्दो द प्राइस ऑफ लेबर रिमेन्स द सेम और इवन फॉल्स ओनली मोर स्लोली देन द मास ऑफ लेबर राइजेस. यानी कि ये भी पॉसिबल है कि वेरिएबल कैपिटल बढ़ गया और हसन ने कहा सर मैं ओवर टाइम कर देता हूँ, सर मैं 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, सर मैं 8 घंटे में उतनी पैदावार करूंगा जितनी मैं पहले 4 घंटे में करता था. So you also, or the already working population can also say कि we will supply more labor. तो मार्क्स कहता है supply of labor and supply of laborers दो मुख्तलिफ चीजें हैं भाईजान. Supply of labor जो है बढ़ सकती है without necessarily increasing the supply of laborers, because people might decide to give more work. और दूसरी साइड पे क्या होता है? कहता है इनफोर्स्ड आइडलनेस. वेले बैठे बंदे काम के लिए, अच्छा भला हटा कटा किस्म का बंदा है, भीख मांग रहा है. क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म क्रिएट्स द कॉन्डेमनेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास टू इनफोर्स्ड आइडलनेस. ये उनकी मर्जी से नहीं वो बैठे हुए होमलेस होकर यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए ये लोग. हम अक्सर कहते हैं वो इनको आदत पड़ी हुई है या ऐसे होते ही ऐसे हैं. भाई उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर है जो चल रहा है. जो उस डिमांड फॉर लेबर है वो मैंने आपको बताया वेरिएबल कैपिटल ने बनानी है. और वेरिएबल हो सकता है कैपिटल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है मगर वेरिएबल कैपिटल बढ़ ही नहीं रहा, और अगर बढ़ भी रहा है तो वो डिमांड जो है पूरी हो रही है विद द वर्कर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग. तो बाकियों का क्या होगा? बस वो वेले बैठे रहेंगे और ये मतलब इन्फोर्स होगा उन पे. क्यों? और दूसरी कहता है एक तरफ इन्फोर्स आइडलनेस है, अच्छे भले हटे कटे काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ द ओवरवर्क ऑफ द अदर पार्ट. And the converse becomes a means of enriching the individual capitalist and accelerates at the same time the production of the industrial reserve army on a scale corresponding with the advance of the social accumulation. यानी कि एक तरफ वो बंदे हैं जो पागलों की तरह फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सर मैं और तेज काम कर देता हूँ, आप फिक्र ना करें, आपको और वेरिएबल कैपिटल आपके पास आ गया, मैं और कर देता हूँ काम. वो पागलों की तरह ब्रेक नेक स्पीड पे काम कर रहे हैं और दूसरा बंदा वेला बैठा, सर जी मैंने नौकरी दे दी.
और उसको पता है, वो बैठा है बाहर नौकरी के लिए, वो कह रहा है मैं और तेज काम कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। तो ये कहता है वो जो लोग वेले बिठाए गए हैं, वो वेले बिठाए इसीलिए गए हैं कि ताकि जो फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं वो पागलों की तरह काम करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको वेला कर दिया जाएगा, और जो वेला बंदा है उसको नौकरी दे दी जाएगी। अब मसला ही इतना खराब हो जाएगा। कहता है सो रिलेटिव सरप्लस पॉपुलेशन इज देयरफॉर द पिवट अपॉन विच द लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर वर्क। ये पिवट बन जाती है क्योंकि ये जानबूझ के सरप्लस पॉपुलेशन पैदा करनी पड़ती है कैपिटलिस्ट सिस्टम को, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करना पड़ता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को, उसके सिस्टम का हिस्सा है ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये सरप्लस पॉपुलेशन। वो मैल्थूस को जवाब दे रहा है, ये कोई नेचुरल नेचर की वजह से नहीं है, कैपिटलिज्म की वजह से। कहता है कैपिटल में इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर लेबर, वो आपने पढ़ लिया मगर फिर से पढ़ ले। द इम्पल्स that additional capital seeking an outlet would otherwise have given to the general demand for labor is therefore in every case neutralized to the extent of the laborers thrown out of employment by the machine. अब कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सपेंड कर रहा है अपनी प्रोडक्शन, मगर वो लेबर को ज्यादा नेसेसरली हायर नहीं करेगा, वो कहेगा मैं अच्छी और नई मशीन लूं, तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं पड़ेगी, वैसे ही बैठे रहेंगे लोग बेचारे। वो भीख मांग रहा है, देखो वहां पे बैठा हुआ है, होमलेस बंदा बैठा हुआ है। और एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज विद सो मच फैबुलस वेल्थ, अमेरिका जैसी और एंड सो ऑन, जहां वेलफेयर स्टेट्स नहीं है, वहां पे आप कभी जाके देखें तो आप हैरान होंगे कि यार ये बंदे भीख मांग रहे सड़क पे, वो भी अमेरिका में, ये कैसे हो गया। और जब वर्कर्स अपने आप को ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज करते हैं कि जी असं इकट्ठे होंगे तो अपने हकूक लिए लड़ांगे, तो क्या कहते हैं जी, इकोनॉमिस्ट कहते हैं क्राई आउट एट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द इटर्नल एंड सो टू से सेक्रेड लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हाय, यूनियन नहीं तुम बना सकते, सप्लाई एंड डिमांड खराब हो जाएगा, ये नहीं कर सकते, ये सेक्रेड लॉज है उनके लिए। एक तरह से वो समझते हैं कि जैसे सप्लाई एंड डिमांड खराब हो जाएगा तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, क्या हो जाएगा। बट यही इकोनॉमिस्ट जब उनके सामने आते हैं एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी and with it the absolute dependence of the working class upon the capitalist class, capital along with its commonplace Sancho Panza rebels against the sacred law of supply and demand and tries to check its inconvenient action by forcible means and state interference. जब यानी कि ये पूरा सिस्टम नहीं होता तो रियासतें जो है बाकायदा लोगों को जमीनों से निकालती हैं, जिस तरह कॉलोनियल सिस्टम में हुआ, जिस तरह इंडिया में हुआ, बेदखल करती है लोगों को, जिस तरह इंक्लोजर ऑफ द कॉमन्स है टू क्रिएट दैट, ये रियासत खुद बनाती है। और वही इकोनॉमिस्ट जो फ्री ट्रेड करते रहते हैं, वो रियासत के पास पहुंचे होते हैं कि जी ये करके दिखाएं हमें, ये करके दें, क्योंकि इसके बगैर कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं चल सकता। तो एक तरफ एक बात, दूसरी तरफ दूसरी बात। मुझे IMF की याद आ जाती है कि पाकिस्तान को वो फ्री ट्रेड कहते रहते हैं और ये कहते रहते हैं सब्सिडीज खत्म करो, सुना ना आपने, सब्सिडीज खत्म करो, सब्सिडीज खत्म करो। ये तो आपने क्या पेट्रोल पे सब्सिडी लगाई हुई है, आपने गैस पे सब्सिडी लगाई हुई है, आपने डीजल पे सब्सिडी लगाई हुई है, आपने बिजली पे सब्सिडी लगाई, सब्सिडीज खत्म कर दो सब ठीक हो जाएगा। मगर IPP कमबख्तों को जो सब्सिडीज मिल रही है वो नहीं खत्म कर सकते। कैसा है? मैं कहता हूँ टेडी पैसा है। And now the result of all of this is pauperism. Pauperism, गुर्बत. Capitalism develops, he says, poverty. Pauperism is the hospital of the active labor army and the dead weight of the industrial reserve army. इनका लॉट ही ये बन जाता है। The relative mass of the industrial reserve army increases therefore with the potential energy of wealth. This is the absolute general law of capitalist accumulation. ये जो आज के ज़माने की गुर्बत है ना, ये वो वाली गुर्बत नहीं है जो किसी ज़माने कदीम की गुर्बत होती थी, जब किसी के पास वसाइल ही नहीं होते थे, जब there wasn't enough production. जो अमेरिका में गुर्बत है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, वो इस वजह से थोड़ी है कि अमेरिका डजंट प्रोड्यूस इनफ. I mean, what crazy person would think that, right? So it is the product of capitalism. और यही वजह थी कि आपने अगर वो पिछला कोर्स में ऐसा किया तो कहते हैं इनफैक्ट जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैली वहां पे पहले से भी ज्यादा गुर्बत हो गई. फ्यूडल पीरियड के अंदर इतनी गुर्बत नहीं थी, इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं थी जितनी एक्सट्रीम पॉवर्टी वो अर्ली इंडस्ट्रियल टाउन्स के अंदर पैदा हुई. और अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़े से अपने मामलात को मैनेज करने के लिए इस गुर्बत को थर्ड वर्ल्ड के अंदर फेंक दो, धकेल दो वहां पे. जब हमें चाहिए होगा हम अपनी टूटी खोल लेंगे, जब हमें एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होगा हम इमिग्रेशन की टूटी खोल लेंगे, लोग आ जाएंगे. जब हमारे पास सरप्लस लेबर होगा बंद कर. तो सरप्लस लेबर जो है ना वहां पे रखो थर्ड वर्ल्ड. Now the reality of this system is that workers have to accommodate to the needs of capital rather than capital accommodating to the needs of society and of people. The folly is now patent of the economic wisdom that preaches to the laborers the accommodation of their numbers to the requirements of capital. यानी obvious हो गई कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है मैल्थूस जैसे लोग और उसके सारे सपोर्टर्स.
the higher the productiveness of labor, the greater is the pressure of the laborers on the means of employment. The more precarious, therefore, becomes their condition of existence, namely the sale of their own labor power for the increase of another's wealth or for the self-expansion of capital. अब उन्होंने अपने आप को बेचना है. किस मकसद के लिए बेचना है? इस मकसद के लिए बेचना है कि किसी दूसरे की दौलत बढ़े. और ये भी ज्यादा प्रिकेरियस होता चला जा रहा है जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता चला जा रहा है. कैसा है? कैसा अजीबो-गरीब किस्म का निजाम है. और जब वो जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जो बेचारा काम कर रहा था फैक्ट्री में, जिस तरह यहाँ चार्ली चैपलिन घुसा हुआ है अंदर इन हिज अमेजिंग दिस इज एन अमेजिंग साइलेंट मूवी दैट यू मस्ट वॉच. थैंक यू. मॉडर्न टाइम्स. यस. तो चैपलिन भी आपको पता है ना कम्युनिस्ट था ना, तो इसलिए उसको बेचारे को निकाल दिया अमेरिका से और उसका करियर तबाह कर दिया. खैर, एनीवे, तो कहता है एक्सप्लॉयटेशन mutilates the laborer into a fragment of a man, degrades him to the level of an appendage of a machine. It destroys every remnant of charm in his work and it turns it into a hated toil. टॉयल बना देता है उसके लिए. उसको नफरत होती है अपने काम से, क्योंकि उसके साथ इतनी स्पीड पे उससे काम लिया जाता है और उसको मशीन का एक पुर्जा बना दिया जाता है. They estrange him, they estrange from him the intellectual potentialities of the labor process in the same proportion as science is incorporated in it as an independent power. जितनी साइंस उसमें आती है उतना आयरॉनिकली जो लेबरर है वो स्ट्रेंज हो जाता है उस साइंस से. उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रहता. उसका कोई उसके इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस से, उसकी कोई प्रोसेसेस से, कोई अंडरस्टैंडिंग से कोई ताल्लुक वास्ते छीन लिया जाता है. उसने बस एक पुर्जे को सीधा करना है, पुर्जे को सीधा करना है. They distort the conditions under which he works, subject him during the labor process to a despotism the more hateful for its meanness. They transform his lifetime into working time and drag his wife and child beneath the wheels of the juggernaut of capital. बिल्कुल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसको एक मशीन का पुर्जा बना देता है जो बेचारे काम कर रहे हैं. और इससे क्या होता है? The accumulation of misery. In proportion as capital accumulates, the lot of the laborer, be his payment high or low, must grow worse. अवाम का सत्यानाश ही होता है. It establishes an accumulation of misery. This is a beautiful passage. कहता है it establishes an accumulation of misery corresponding with accumulation of capital. एक तरफ कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ मिजरी बढ़ती चली जा रही है. Accumulation of wealth at one pole is therefore at the same time accumulation of misery, agony, of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation at the opposite pole, that is on the side of the class that produces its own product in the form of capital. एक तरफ जन्नत पैदा हो रही है इस दुनिया के अंदर, दूसरी तरफ दोज़ख है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के. और क्या उसमें भी आगे ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी दिलचस्प है. वो कहता है कि ऑन द वन हैंड द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसको वो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहता है, ये भी बढ़ता चला जाता है. क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि सरप्लस वैल्यू एस इज अ फंक्शन ऑफ वी. वी जनरेट सरप्लस वैल्यू. वेरिएबल कैपिटल से ही सरप्लस वैल्यू पैदा होता है. और जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती चली जाती है तो वैल्यू ऑफ लेबर गिरती चली जाती है और वो जो सरप्लस प्रोड्यूस करता है वो बढ़ता चला जाता है. यानी कि पहले पुराने जमाने में अगर आप 12 घंटे काम करते थे तो 6 घंटे अपने लिए करते थे, 6 घंटे मुझे मिलते थे सरप्लस. अब अगर आप 12 घंटे काम कर लेंगे तो 2 घंटे के अंदर आप इतनी सबसिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेंगे कि आपकी लेबर टाइम पूरा हो जाए. आपके मतलब आपकी लेबर पावर जो है वो मैं पे बैक कर सकूँ. अपनी सैलरी आप 2 घंटे में प्रोड्यूस कर देंगे, तो बाकी फिर आप 8 घंटे मेरे लिए या जितने भी बने वो मेरे लिए काम करेंगे. सो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन keeps rising as we go through time. A larger share of labor is given to the capitalist by each worker. That's all it means. अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी मैं तो नहीं दूंगा कोई लार्जर शेयर, मैं तो लम्स का स्टूडेंट हूं या जो भी. बट आपको ये नहीं पता कि जितने आप ज्यादा प्रोडक्टिव हैं उतनी आपने ज्यादा पैदावार करनी है. सो एक्चुअली एज टाइम गोज बाय द सेम लॉ अप्लाइज टू यू एज इट डज टू द वेरी लोएस्ट रैंक ऑफ वर्कर्स. That in fact what matters isn't what category of labor you are, but what matters is how quickly you reproduce your own wage versus how much work you transfer to them. And that keeps rising. और दूसरी तरफ रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहता है डिक्लाइन करेगा. क्यों? क्योंकि अगेन प्रॉफिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वी, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, और सी प्लस वी राइज कर रहा है मगर वी गिरता चला जा रहा है कंपेयर टू सी. सो एस जो है वो रिलेटिवली स्पीकिंग कम होता चला जाएगा. सो ओवरऑल प्रॉफिट्स विल राइज बिकॉज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन विल बी लार्जर, बट पर यूनिट जो आप पैसे बना रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे. एग्जाम्पल इसकी हेनरी फोर्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कोका कोला इज द बेस्ट एग्जाम्पल. कि पर कैन कोका कोला बहुत कम पैसे कमाता है मगर इतने बिलियंस ऑफ कैन्स वो बनाएगा कि ओवरऑल प्रॉफिट उनका बहुत ज्यादा. वेयर डिड इट ऑल बिगिन? कहता है जनाब अगर आप इकोनॉमिस्ट से पूछें तो वो आपको बच्चों वाली कहानियां सुनाते हैं, बच्चों वाली.
कहते हैं in times long ago by there were two sorts of people, one the diligent, intelligent, and above all frugal elite, the other lazy rascals spending their substance and more in riotous living. Thus it came to pass that the former sort of accumulated wealth and the latter sort had at last nothing to sell except their own skins. And from this original sin dates the poverty of the great majority, that despite all its labor has up to now nothing to sell but itself, and the wealth of the few that increases constantly, although they have long ceased to work. Such insipid childishness is every day preached to us in the defense of property. क्या बचकाना बकवास करी जा रहे हैं ये इकोनॉमी, ऐसे थोड़ी हुआ कभी। कौन सी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हमें? कहता है दिस इज अ स्टोरी, दिस इज इंटेलेक्चुअल फूड ऑफ द इन्फेंट। बच्चे फीडर खिला रहे हैं आप हमें। द एक्चुअल हिस्ट्री, in actual history कहता है it is notorious that conquest, enslavement, robbery, murder, briefly force play the great part in the tender annals of political economy. The idyllic reigns from time immemorial. ठीक है, तो असल हकीकत क्या थी? ये नहीं जो इकोनॉमिस्ट आपको सिखाते हैं कि एक बड़ा काम करता था, फ्रूगल था, पैसे बचाता था, वो कैपिटलिस्ट बन गया, दूसरा बड़ा लेजी था, वो वर्कर बन गया। नहीं भाईजान, पूरा कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस चला है, पूरा एक रॉबरी का और एक फोर्स का प्रोसेस चला है। रियासतों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धज्जियां उड़ा दी लोगों की। क्या बात कर रहे हैं, कॉमन्स पे पेजेंट्स को निकाल दिया, ब्रोकन एट द व्हील वगैरह, ये सब तारीख तो आप बताते ही नहीं है। इसीलिए तो इकोनॉमिक्स टेंड्स टू बी सो एहिस्टोरिकल, बिकॉज़ देन दे वुड हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस। So the entire system was created by divorcing the laborer from the means of production. Laborer जो है ना, उसके पास वो टूल्स, वो रॉ मटेरियल्स नहीं होने चाहिए जिससे वो अपनी पैदावार खुद कर सके, खुद पैदावार कर सके। उसको डिपेंडेंट बनाना है, उसको मजबूर करना है कि वो आपके पास आए और नौकरी तलाश करे। फ्री लेबरर्स इन द डबल सेंस, उनको आजाद करना है। किस चीज से? दैट नाइदर दे देमसेल्व्स फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, एज इन द केस ऑफ स्लेव्स। ना तो वो स्लेव्स या बॉन्ड्समैन हो सकते हैं, nor do the means of production belong to them, as in the case of peasant proprietors. They are therefore free from unencumbered by any means of production of their own. दो senses में वो free होने चाहिए। इस sense में भी कि they can't be slaves, because if they're slaves then they can't go anywhere else and say साहब जी नौकरी दे, क्योंकि वो तो slave है, वो तो मेरा slave है, वो तो फंस गया ना वहां पे। तो सर्फ है या slave है तो वो तो फंस गया, लैंड के साथ टाइड है, तो उसको उससे आजाद करना होगा। और दूसरा, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी। उसको अगर प्रॉपर्टी दे दी तो वो कहेगा मैं आपके लिए आगे क्यों काम करूं। अब मुझे याद आता है कि जब इमेंसिपेशन के लिए जंग हो रही थी, सिविल वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो लिंकन ने वादा किया था कि जब ब्लैक्स आज़ाद होंगे तो हम आपको ज़मीन का हिस्सा देंगे जहाँ पे आप काम कर सकें। मगर लिंकन ऑफ कोर्स गॉट असैसिनेटेड और कोई ज़मीन का हिस्सा नहीं मिला, और वो ही ब्लैक पॉपुलेशन जो पहले इंस्लेव थी, अब वो बन गई प्रोलेटेरियन पॉपुलेशन, जिनको तलाश करनी पड़ती थी नौकरी, और उनके हालात कोई ख़ास बेहतर लिहाजा नहीं हो सकते। तो दैट इज द फ्री लेबरर, जो एक बड़े ब्रूटल प्रोसेस में पैदा हुआ। कहता है फॉर बूर्जुआ हिस्टोरियंस ओनली वन एस्पेक्ट इज विजिबल। वो एक चीज को देखते हैं, हाउ द लेबरर वाज लिबरेटेड फ्रॉम फ्यूडल गिल्ड्स एंड सर्फडम। जब भी वो इस प्रोसेस की बात करते हैं, कहते हैं देखो फ्यूडलिज्म इतना बुरा था, हमने आपको फ्यूडलिज्म से आजाद कर दिया, गिल्ड्स थे, ये थे, वो थे। और कहता है ये गलत नहीं कह रहे, टू दैट एक्सटेंट ठीक कह रहे, मगर ये एक पहलू है चीज उस प्रोसेस का। दो पहलू थे एक्चुअली। दूसरा प्रोसेस क्या है? द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज हाउ द लेबरर्स वर रॉब्ड of all their own means of production. जमीनों से कैसे उनको बेदखल किया, means of production कैसे उनसे छीने गए, and of all the guarantees of existence afforded by the old feudal arrangements. Feudal arrangement में कम से कम कोई भूखा नहीं मरता था, वो भी सब कुछ खत्म कर दिया। And the history of this, इसकी तारीख कहाँ लिखी है? कहता है इसकी तारीख किसी ने नहीं लिखी। कहता है the history of their expropriation is written in the annals of mankind in letters of blood and fire. खून और आग में उनकी ये तारीख लिखी, किसी ने उसको रकम नहीं की। सो वेयर इज दिस सिस्टम गोइंग टू गो नाउ? कहता है देखो यार, तारीख में दो किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी। हर बंदा ये कह देता है कि ओ कार्ल मार्क्स वो था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ था, मगर मार्क्स अब आपको दिखाएगा कि मैं तो ये नहीं कह रहा। कहता है दो किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नवी गाल आ गई। कहता है दो किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द लेबरर, जो मजदूर के टूल्स थे, जो मजदूर के या किसान की जमीन थी। कहता है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ पेटी इंडस्ट्री, इसमें छोटी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती थी। As it excludes the concentration of these means of production, so also it excludes cooperation, division of labor within each separate process of production, the control over and the productive application of the forces of nature by society, and the free development of the social productive powers. ये small commodity production थी, को बंदा बैठा हुआ है
चाचा जी जो अपने टूल्स के साथ बैठ के जूते बना रहे हैं वगैरह वगैरह, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है। मगर अब क्या हुआ कि या कोई छोटा सा पेजेंट फार्मर है, वो खेती बाड़ी कर रहा है छोटी सी जमीन पे वगैरह। अब क्या हुआ, जब कैपिटलिज्म आया तो इसने इस किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया, इनाहिलेट कर दिया, कहता है इनाहिलेट कर दिया। कैसे? कैपिटलिज्म बिगैन विद द डिसोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द लेबर ऑफ इट्स ओनर। यानी वो जो लेबरर था उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की एनाइलेशन की बुनियाद पे कैपिटलिज्म शुरू हुआ। The expropriation of the immediate producers was accompanied with merciless vandalism. और ये लूटमार का पूरा सिस्टम था, vandalism थी। And under the stimulus of passions, the most infamous, the most sordid, the pettiest, the most meanly odious, हर किस्म की घटिया हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया। गरीब लोगों को उनकी जमीन से डिप्राइव किया, गरीब लोगों को जिस तरह फलस्तीनियों को जमीन से निकाल रहे हैं, गरीब लोगों को उनके टूल्स और उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और उनको बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना बेकस कर दिया, उनको बेसिकली मजबूर कर दिया। और ये तारीख नहीं लिखते, कोई नहीं लिखता ये। दिस इज द रियलिटी। वन कैपिटलिस्ट दस किल्स मेनी। अब जब कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन शुरू हुई तो ये नई किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको कहता है कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये और है, ये वो नहीं है, ये और प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्मॉल प्रेजेंट प्रोप्राइटर और ऑफ द लेबरर। इसमें क्या हुआ कि हाँ, अब कोऑपरेटिव फॉर्म of the labor process shuru hua, the conscious technical application of science, the methodological cultivation of the soil, the transformation of the instruments of labor into instruments of labor only usable in common, the economizing of all means of production by their use as the means of production of combined socialized labor, the entanglement of all peoples in the net of the world market, and with this the international character of the capitalist regime. वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने अब वो छोटा सा जो चाचा बैठा हुआ था जो जूते बनाता था अपने टूल्स और रॉ मटेरियल्स के साथ, अब उसने उसको बाटा के अंदर नहीं बल्कि रीबॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और रीबॉक जो इंडोनेशिया में बनाता है जूते, वो पूरी दुनिया के अंदर बेचता है। एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट चेन उसने, और मार्केट इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स वगैरह ये वो सब कुछ बना दिया। अच्छा, अब इसके नतीजे में द रिवोल्ट ग्रोज, एंड विद दिस ग्रोज द मैस ऑफ मिजरी, oppression, slavery, degradation, exploitation. But with this too grows the revolt of the working class, a class always increasing in numbers and disciplined, united, organized by the very mechanism of the process of capitalist production itself. अब ये जो लोग एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस में आते हैं और उसके डिसिप्लिन में आते हैं, उसी डिसिप्लिन के नतीजे में वो इस तरह करके एक दूसरे के साथ like a machine जेल हो जाते हैं. They become themselves like a machine. And that discipline that they learn precisely from capitalism is what they use then to revolt against the capitalist class. कहता है centralization of the means of production and socialization of labor at last reach a point where they become incompatible with their capitalist integument. यानी जो capitalist system है, अब capitalist system ने इतनी socialization of the means of production कर दी, यानी इतने सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं कि अब capitalist system खुद ही उसके ऊपर एक किस्म का fetter बन गया, एक किस्म की बीड़ी बन गई, एक किस्म का टॉप कर रहा है, उसको मजीद सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से रोक रहा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ने अपना जो डायनेमिज्म है वो पूरा कर लिया आगे। और फिर क्या होता है? दिस इंटेगमेंट इज बर्स्ट असंडर, द नेल ऑफ कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी साउंड्स, द एक्सप्रोप्रिएटर्स आर एक्सप्रोप्रिएटेड। वो लोग जिन्होंने उन गरीबों को महकूम किया, उनसे सारी वो अपनी टूल्स वगैरह और जमीन वगैरह छीनी, अब उन गरीबों की बारी आती है or organized in a new way by capitalism itself to revolt against the capitalist class. This is a Hegelian negation of negation. Hegel आ गया ना, आना ही था उसने। क्या? First negation is कि the individual private property of the laborer is annihilated by capitalist private property. सरमायादार आके हर इंडिविजुअल वर्कर की प्राइवेट प्रॉपर्टी तबाह बर्बाद कर देता है अब, और उसको अपने एक प्रोसेस में ले लेता है जिसमें वो सोशलाइज लेबर करता है, कोऑपरेटिव कलेक्टिव लेबर कर रहा होता है, वास्ट स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे कर रहा होता है। और अब वही लेबरर्स जो हैं क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन बिगेट्स विद द इनएक्सोरेबिलिटी ऑफ ए लॉ ऑफ नेचर। ये इनएविटेबल है, जिस तरह लॉ ऑफ नेचर है ना, इसने इस तरह वापस आना ही आना है। इट्स ओन नेगेशन। अब वही जो कैपिटलिस्ट ने गरीबों की नेगेशन की, अब गरीब जो है उसकी नेगेशन करेंगे कैपिटलिस्ट। बट दिस डज नॉट रीएस्टैब्लिश प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द प्रोड्यूसर। वो वापस नहीं जा सकते उस स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, बट गिव्स हिम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ द कैपिटलिस्ट ईरा।
अभी जो कैपिटलिस्ट ईरा ने वास्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पैदा की है, ये उनकी प्रॉपर्टी बन सकती, दैट इज ऑन कोऑपरेशन एंड द पोजेशन इन कॉमन ऑफ द लैंड एंड ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो वापस ये अपनी एक तरह से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मगर वो उस तरह से नहीं वापस जाएंगे कि वो स्मॉल चाचा जी प्रेजेंट प्रोपराइटर बन जाएंगे। अब चाचा जी का पुत्र जो है वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, और वो मल्टीनेशनल कंपनी की पूरी सप्लाई चेन है, और वो वर्कर्स जो हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करके टेक ओवर करेंगे। सो फाइनली टू कंक्लूड, इन द फॉर्मर केस, यानी इन द फर्स्ट नेगेशन, ये वाली जब कैपिटलिस्ट ने गरीबों से उनकी प्रॉपर्टी छीनी, इन द फॉर्मर केस वी हैड द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द मैस ऑफ द पीपल बाय अ फ्यू यूजर्पर्स। चंद लोग थे जिन्होंने अवामुन्नास को, मेजॉरिटी को से छीना। इन द लेटर वी हैव द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ अ फ्यू यूजर्पर्स बाय द मैस ऑफ द पीपल। अवाम जो है वो अब अपने हकूक हासिल करेगी, और जो एक्सप्लॉयटर्स हैं और एक्सप्रोप्रिएटर्स हैं उन्हीं को एक्सप्रोप्रिएट कर देगी, और जो उनका हक है वो वापस हासिल करेगी। दैट्स इट। तो बड़ा खुश हुआ।